हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं जून महीने की वीकली करंट अफेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको हर महीने 4 वीकली वीडियोस कराता हूं और उसके जरिए पूरे महीने के लगभग 200 से भी ज़्यादा करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप किसी भी महीने की इन 4 वीकली वीडियोस को देख लेते हैं तो उस महीने की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो उसी कड़ी में हम लोग जून महीने के फर्स्ट वीक की वीडियो आज हम लोग देखेंगे। तो जून महीने का फर्स्ट वीक समाप्त हो चुका है। इस दौरान देश और दुनिया भर में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में सिर्फ इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, और एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले आपको खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर जो पहला सवाल पूछा गया है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट कर दिया गया है। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुजाए लाल थाओसेन, या फिर आप इनको शॉर्ट में SL थाओसेन बोल सकते हैं। ये एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एसएसबी की अगर हम बात करें, यानी कि सशस्त्र सीमा बल, तो ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और एसएसबी के जो जवान हैं उनको नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। तो याद रखिए, एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं शुजाए लाल थाओसेन। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं साल भर में जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनमें से ये दूसरा टूर्नामेंट होता है। जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और आखिर में होता है यूएस ओपन। तो उसी में से जो दूसरा टूर्नामेंट होता है फ्रेंच ओपन, हाल ही में इसका आयोजन किया गया। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। दोस्तों, राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन के एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं, और इस बार इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर इन्होंने फाइनल में हराया नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर रूड को। एक बात और आपको बता दूं कि आज तक फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब सबसे ज्यादा बार राफेल नडाल नहीं जीता है, और ये इनका फ्रेंच ओपन में 14वां खिताब था, जबकि ओवरऑल चारों ग्रैंड स्लैम में मिला करके ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो अगर हम महिला एकल की बात करें तो इसको जीता है ईगा स्वियातेक ने, जो कि पोलैंड की एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। आज के समय ये विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने ही फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया। इन्होंने इस बार फाइनल में हराया है अमेरिका की खिलाड़ी को, जिनका नाम है कोको गॉफ। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू की हत्या कर दी। वे किस नाम से मशहूर थे। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिद्धू मूसेवाला। तो सिद्धू मूसेवाला जो है ये एक मशहूर पंजाबी गायक थे। हाल ही में कुछ अज्ञात हमलावरों ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। तो आपको याद रखना है कि मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, और ये सिर्फ 28 साल के थे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति एक्स आयोजित किया जा रहा है। तो संप्रति नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला एक थल सेना अभ्यास है, यानी कि दोनों देशों की जो थल सेनाएं हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। इस बार यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स का मतलब है 10वां संस्करण। तो इस बार इसका 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 5 से लेकर के 16 जून तक, और ये इस बार बांग्लादेश में ही हो रहा है। बांग्लादेश का जो जसोर मिलिट्री स्टेशन है वहीं पर इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने हिस्सा लिया है। कोविड टीकाकरण के अंतर्गत हर घर दस्तक अभियान का कौन सा चरण 1 जून से शुरू हुआ। तो भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है हर घर दस्तक 2.0। एक्चुअल में ये जो हर घर दस्तक अभियान है ये पिछले साल नवंबर महीने में ही शुरू किया गया था। उस वक्त ये 1 महीने तक देश भर में चलाया गया था, और अब इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है हर घर दस्तक 2.0। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अभियान पूरे देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर चलाया जाएगा। ये अभी 1 जून को शुरू हुआ है और ये समाप्त होगा 31 जुलाई को, यानी कि 2 महीनों तक ये अभियान चलने वाला है।
रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र MK1 मिसाइल की खरीद के लिए इसके साथ 2,971 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए। अस्त्र MK1 मिसाइल जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा से ही इसको फायर किया जाता है और हवा में ही ये किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अस्त्र MK1 मिसाइल जो है इसकी खरीद के लिए हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक स्वदेशी कंपनी के साथ में समझौता किया है जिसका नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, या फिर इसी को शॉर्ट में BDL कहा जाता है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये हैदराबाद में बेस्ड है, तो इसी के साथ में ये समझौता किया गया है। यहाँ पर आप इस मिसाइल की तस्वीर देख सकते हैं। जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, तो इसी की खरीद के लिए 2,971 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में। ये समझौता भारत की इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए किया गया है, यानी कि यही दो फोर्सेज जो हैं ये इस मिसाइल का इस्तेमाल करेंगी। इस मिसाइल को डिज़ाइन और डेवलप किया है DRDO ने, जबकि इसको मैन्युफैक्चर किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में साल में कम से कम एक बार ये बैठक होती है, लेकिन इस साल ये 2 बार हुई है। इससे पहले 170वीं बैठक हुई थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, और अभी 118वीं बैठक हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो दोनों कंट्रीज के जो सिंधु जल आयुक्त हैं वो इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 1 जून से भारत और किस देश के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस यात्री रेल सेवा का संचालन शुरू हो गया है? तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी यात्री रेल सेवा शुरू हुई जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। जो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है ये भारत में जो पश्चिम बंगाल का एक शहर है न्यू जलपाईगुड़ी, तो न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका वहां तक इसको चलाया जाता है। तो अभी हाल ही में भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उन्होंने इसका शुभारंभ किया। के नाम से मशहूर कृष्ण कुमार कुन्नाथ का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। ये एक मशहूर क्या थे? तो जैसा कि यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख पा रहे हैं ये भारत के एक मशहूर सिंगर थे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई। तो वैसे तो ये के नाम से मशहूर थे लेकिन इनका पूरा नाम है कृष्ण कुमार कुन्नाथ। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C यानी कि पार्श्व गायक। तो इन्होंने विभिन्न भाषाओं में कई सारे गीत गाए हैं, तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। भारत सरकार का चीनी निर्यात पर प्रतिबंध किस दिन से लागू हो गया है? तो भारत सरकार ने चीनी यानी कि शुगर के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है और ये लागू हुआ 1 जून 2022 को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। इससे पहले 13 मई 2022 को भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए WHO ने किस भारतीय राज्य को चुना है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा हर साल नो टोबैको डे के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो इस बार ये एक भारतीय राज्य को दिया गया है जिसका नाम है झारखंड। तो झारखंड को राज्य के अंदर तंबाकू को नियंत्रित करने में उसके प्रयासों के लिए झारखंड की सरकार को इस बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए ये हर साल 31 मई के दिन मनाया जाता है और इस बार का इसका विषय भी काफी महत्वपूर्ण था। इस बार की इसकी थीम रखी गई थी टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम दर 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2015 में 2 बीमा योजनाएं शुरू की थी। एक का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है और इसमें व्यक्ति को हर साल 330 रुपए का प्रीमियम भरना पड़ता है, यानी कि हर साल 330 रुपये देना होता है और अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर उसके परिवार को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। वहीं जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें भी 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है और इसके अंतर्गत व्यक्ति को 12 रुपये हर साल प्रीमियम भरना पड़ता है। तो अभी हाल ही में दोनों योजनाएं चर्चा में इसलिए हैं
क्योंकि इन दोनों में ही जो प्रीमियम भरना पड़ता है इसमें बदलाव किया गया है और जब से ये योजनाएं लॉन्च हुई हैं तब से इसमें पहली बार संशोधन किया गया है। तो बदलाव यहाँ पर यह किया गया है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें जो अभी तक सालाना 330 रुपए का प्रीमियम भरना पड़ता था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 436 रुपए पर एनम। वहीं जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें 12 रुपए से बढ़ा करके 20 रुपए कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 436 रुपए। तो दोनों ही योजनाओं में आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपए से बढ़ाकर 436 रुपए किया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए किया गया है। प्रत्येक वर्ष 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जो कि हर साल 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेलंगाना, क्योंकि जो तेलंगाना राज्य है ये भारत का सबसे लेटेस्ट राज्य बना था 2 जून सन 2014 को। तो इसीलिए हर साल तेलंगाना राज्य जो है ये 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति, और तेलंगाना के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल उनका नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। 1 और 2 जून को राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ और इसका आयोजन किया गया गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिएगा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने। इस सम्मेलन में भारत के अलग अलग राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राजस्व की चोरी को रोकने के लिए स्टाम्प पेपर के भौतिक रूप को समाप्त कर दिया है? यानी कि इस राज्य के अंदर अब स्टाम्प पेपर जो है ये फिजिकल स्टाम्प पेपर यूज नहीं होंगे, तो इसकी जगह पर ई स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है पंजाब। तो पंजाब राज्य की सरकार ने स्टाम्प पेपर के भौतिक रूप को खत्म कर दिया है। आपको बता दूं कि अभी तक 20,000 रुपए से अधिक राशि के लिए ई स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब पंजाब के अंदर किसी भी 1 रुपए से लेकर के किसी भी राशि के लिए स्टाम्प पेपर की जगह ई स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये पंजाब की सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की अनाउंसमेंट की है? राजस्थान की सरकार ने डिसाइड किया है कि राजस्थान के खिलाड़ियों को राजीव गांधी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन थे वरुण सिंह, आपको पता होगा इनके बारे में, क्योंकि पिछले साल 8 दिसंबर 2021 को जब तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की डेथ हो गई थी, तो उसी हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में ये भी शामिल थे। हालांकि ये उस वक्त तो सर्वाइव हो पाए थे, लेकिन 7 दिनों के बाद इनकी भी डेथ हो गई थी। तो भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह, इनको हाल ही में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका चौथा संस्करण 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उस वक्त इसको टाल दिया गया था और अभी जून महीने में इसका आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहली बात, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसके उद्घाटन समारोह में इस बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे अमित शाह। तो अमित शाह ने ही चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर टोटल 25 गेम्स हैं, जिनमें से 5 गेम्स को पहली बार जोड़ा गया है। इन 5 स्पोर्ट्स के नाम हैं, एक तो है मलखंब, दूसरा है योगासन, इसके अलावा है गतका, थांग ता और 5वां है कलारी पयट्टू। तो ये जो 5 स्पोर्ट्स हैं इनको पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर शामिल किया गया है। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में किस देश का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स, हर साल दुनिया के 500 जो सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी लिस्ट निकाली जाती है।
इस बार भी ये निकाली गई है और इसमें जिस सुपर कंप्यूटर ने टॉप किया है इसका नाम है फ्रंटियर। यानी कि जो फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर है ये दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस कंट्री का सुपर कंप्यूटर है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप 500 लिस्ट निकाली गई है दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की, उसमें नंबर 1 पर है फ्रंटियर जो कि है अमेरिका का। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर। पिछले साल ये टॉप पर था लेकिन इस बार अमेरिका का जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है इसने टॉप किया है। दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ल्यूमी, चौथा है समिट और पांचवा है सियरा। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि 111वें स्थान पर भारत के सुपर कंप्यूटर को स्थान मिला है जिसका नाम है परम सिद्धि एआई। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो उसका नाम है परम सिद्धि एआई, जिसकी टोटल 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में रैंक है 111। फिर 132वें स्थान पर है भारत का प्रत्यूष और 249वें स्थान पर है मिहिर। यानी कि टोटल 500 सुपर कंप्यूटर्स में से भारत के 3 ही सुपर कंप्यूटर शामिल हो पाए हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंडित भजन सोपोरी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित भजन सोपोरी, इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था और ये जम्मू कश्मीर का जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है संतूर, इसको बजाते थे और इसको इन्होंने दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। इनको जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होता है ये मिला था सन 1992 में और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री दिया गया था सन 2004 में। तो इनको ये 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे ही भारत के एक मशहूर संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, उनकी पिछले महीने डेथ हो गई थी। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। मार्च 2022 में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन यानी कि जो सेव सॉइल मूवमेंट है इसकी शुरुआत की थी सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेव सॉइल मूवमेंट का मेन मकसद है कि जो मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कम हो रही है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और जो दुनिया भर की सरकारें हैं उनको आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो याद रखिएगा मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है इसकी शुरुआत की है सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। 3 जून को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किसके लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं ये भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में एक योजना शुरू की है जिसका नाम है श्रेष्ठ योजना। वैसे श्रेष्ठ का फुल फॉर्म भी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो इस योजना का बेसिकली मकसद ये है कि जो अनुसूचित जाति के यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो गरीब छात्र हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो गरीब छात्र हैं उनके मेस का खर्चा और उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये योजना जो है ये छात्रों के लिए शुरू की गई है। शो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के अंदर भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की पुष्टि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बिहार। तो बिहार का एक जिला है जिसको बोलते हैं जमुई। बिहार के जमुई जिले में हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की पुष्टि की गई है। तो बिहार के इस जिले का नाम क्या है? जमुई। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बिहार, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि राज्य के अंदर जाति आधारित जनगणना की जाएगी। 27 मई को किसने भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो भारतीय व्यापार पोर्टल यानी कि इंडियन बिजनेस पोर्टल, इसकी शुरुआत की है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं यानी कि अनुप्रिया पटेल ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया गया है ये भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं यानी कि जो सामान बेचने वाले लोग हैं, साथ ही विदेशी जो खरीदार हैं उनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेगा भारतीय व्यापार पोर्टल। तो इसकी शुरुआत की है अनुप्रिया पटेल ने। नंजरायण टैंक पक्षी अभ्यारण्य को किस राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है?
तो अभी तक इस राज्य के अंदर 16 बर्ड सेंचुरी थी, लेकिन 17वीं बर्ड सेंचुरी हाल ही में बनी है जिसका नाम है नंजरायन टैंक बर्ड सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक जिला है जिसको बोलते हैं तिरुपुर। तो तिरुपुर जिले में ही नंजरायन टैंक बर्ड सेंचुरी स्थित है, जो कि इस राज्य की 17वीं बर्ड सेंचुरी बन गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मौद्रिक पैनल के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो मौद्रिक पैनल होता है, यही ब्रिटेन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेट्स होती हैं उनको डिसाइड करता है। तो इस मौद्रिक पैनल में कई सारे मेंबर्स होते हैं, कुछ इसमें बाहरी मेंबर भी होते हैं, जिसमें पहली बार किसी भारतीय मूल की महिला को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है स्वाति ढींगरा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 मई को इजराइल और किस अरब देश के बीच एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये पहली बार है जब इजराइल और किसी अरब देश के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ये कौन सा कंट्री है? ये है संयुक्त अरब अमीरात। तो हाल ही में यूएई और इजराइल के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और ये पहली बार है जब किसी अरब देश के साथ में इजराइल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। आपको पता होगा सन 2020 में यूएई ने इजराइल को मान्यता दी थी और उसके बाद दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। 11वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने अपने नाम कर लिया है? तो हाल ही में 11वां पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन किया गया था। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इस बार का जो पुरुषों का हॉकी एशिया कप हुआ है, इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब इसमें जो दो कंट्री फाइनल में पहुंचे थे उनका नाम था मलेशिया और दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने यहाँ पर फाइनल में मलेशिया को हरा दिया था, और इस तरीके से 11वें पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीत लिया। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने जापान को हराया था, और इस टूर्नामेंट का कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किया था। आप देख सकते हैं मेंस हॉकी एशिया कप 2022 जो कि इसका 11वां संस्करण था, इसका आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया। इसमें टोटल 8 टीमें शामिल हुई थी और चैंपियन बना है दक्षिण कोरिया 5वीं बार। इसमें रनर अप रहा मलेशिया, यानी कि दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराया। वहीं थर्ड प्लेस पर रहा इंडिया, तो यहाँ पर भारत को मिला है कांस्य पदक। 3 जून को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय दोनों ही कार्बेट जहाज थे, और इनमें से आईएनएस निशंक जो है इसको 1989 में, जबकि आईएनएस अक्षय जो है इसको 1990 के अंदर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। तो लगभग 32 सालों तक दोनों की सेवा के बाद अब इनको डीकमीशन कर दिया गया है। तो अब इन दोनों जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया गया है लगभग 32 सालों तक सेवा के बाद। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए ACB 14400 नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ACB 14400। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं, और इस एप्लीकेशन के ऊपर जो आंध्र प्रदेश के नागरिक हैं वो किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ अगर वो भ्रष्टाचार करता हुआ देखा जाता है तो उसकी शिकायत वो इस एप्लीकेशन के जरिए दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर ACB का मतलब है एंटी करप्शन ब्यूरो। आंध्र प्रदेश का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किस देश की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो होता है, हाल ही में इसका 17वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। इस बार के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है कि इस बार कंट्री ऑफ फोकस, यानी कि जो फोकस देश बनाया गया था वो बांग्लादेश को बनाया गया था। अब इस बार के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो सबसे मेन अवार्ड होता है इस फिल्म समारोह का, गोल्डन शंख पुरस्कार, ये इस बार नीदरलैंड की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो गोल्डन शंख पुरस्कार होता है ये इस अवार्ड फंक्शन में सबसे मेन अवार्ड होता है, और ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिया जाता है। इस बार की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है टर्न योर बॉडी टू द सन। यहाँ पर आप इसका पोस्टर भी देख सकते हैं, टर्न योर बॉडी टू द सन। ये नीदरलैंड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं एलियोना वॉन डेर हॉर्स्ट। तो इन्हीं को मिला है गोल्डन शंख पुरस्कार 2022।
डाक विभाग ने किस राज्य के अंदर पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? तो भारत में पहली बार है जब भारत के डाक विभाग ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए किसी डाक मेल को डिलीवर किया है। तो ऐसा कहाँ पर हुआ? ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात के कच्छ जिले में किया गया था, जो कि सफल रहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम राज्य के सेला दर्रे के नाम पर शेला मकाक रख दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, यहीं पर स्थित है शेला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर शेला दर्रा स्थित है। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई थी और उसका नाम इसी शेला दर्रे के नाम पर रख दिया गया है, शेला मकाक। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य के अंदर स्थापित किया गया है? तो देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थापित किया गया है। उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है वहां पर इसको स्थापित किया गया है। नैनीताल में स्थापित किए गए इस भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का मेन मकसद है कि जो अंतरिक्ष से मलबा गिरता है धरती पर, इसके अलावा जो एस्टेरॉइड्स समय समय पर धरती की तरफ बढ़ते हैं, इस तरीके से और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर निगरानी रखने में हेल्प मिलेगी। तो याद रखिएगा, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के अंदर पानी के भीतर उगने वाले दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के अंदर एक ऐसे पौधे की खोज की है जो कि 180 किलोमीटर लंबा है। यानी कि इस प्रजाति के पौधे में एक ही पौधा 180 किलोमीटर लंबा पाया गया। इस पौधे का नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, या फिर इसी को फाइबर बाल वीड या फिर रिबन वीड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है और इसमें हाल ही में एक ही पौधे की लंबाई 180 किलोमीटर पाई गई। आपको बता दूं कि ये जो पौधा है ये लगभग 4,500 साल पुराना है। तो याद रखिएगा, इसकी खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जो जेवर शहर है, यहीं पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। तो इसके निर्माण का जो कार्य है ये टाटा प्रोजेक्ट कंपनी को दिया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में ये जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही रखी थी। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के मुताबिक पूरे एशिया का जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसका नाम है शिन्हुआ यूनिवर्सिटी और ये है चाइना के अंदर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान कौन सा है, तो ये है IISc बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है ये देश का सबसे बेस्ट शैक्षणिक संस्थान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन ने ये जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की है, इसके मुताबिक एशिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है शिन्हुआ यूनिवर्सिटी जो कि है चाइना में। दूसरे नंबर पर भी चाइना की ही है पेकिंग यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पर है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। वहीं अगर हम भारत के इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है ये भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जबकि इसकी एशिया में रैंकिंग है 42। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने किस शहर के अंदर भारत की सबसे बड़ी निजी अंतरिक्ष यान उत्पादन इकाई शुरू की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बेंगलुरु। तो जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जहां पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है, यहीं पर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी की शुरुआत की गई है। यानी कि यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट का उत्पादन किया जाएगा और ये फैसिलिटी जो है ये इतनी बड़ी है कि यहाँ पर एक साथ 4 स्पेसक्राफ्ट पर काम किया जा सकता है। साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है कि इस इकाई का उद्घाटन किया है भारत के जो इसरो के अध्यक्ष हैं, यानी कि एस सोमनाथ ने। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में तुर्की देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तुर्की। तो तुर्की कंट्री का नाम अब हो गया है तुर्की और इसको यूनाइटेड नेशन ने भी मंजूरी दे दी है।
आपको बता दूं कि टर्की नाम का एक पक्षी होता है, तो इससे तुर्की का नाम मैच करता था, जिसके चलते तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं तैयब अर्दोगान, उन्होंने कहा था कि इसका नाम बदल करके तुर्की किया जाए और अब इसका नाम तुर्की हो गया है। 22वें आईफा अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो हाल ही में 22वें आईफा अवार्ड्स का आयोजन किया गया और इस बार जो आईफा अवार्ड्स हैं इनका सेरेमनी का आयोजन किया गया था यास आइलैंड पर, जो कि है अबू धाबी में यूएई के अंदर। तो इस बार के आईफा अवार्ड्स के अंदर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है शेरशाह मूवी ने। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो 22वें आईफा अवार्ड्स हाल ही में दिए गए हैं इनके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, जैसे कि यास आइलैंड अबू धाबी में इसकी अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं शेरशाह मूवी ने, टोटल 6 पुरस्कार, यानी कि 6 कैटेगरी में शेरशाह मूवी को इस बार का आईफा अवार्ड दिया गया। इस बार की बेस्ट फिल्म रही शेरशाह, जिसके डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, और विष्णुवर्धन को ही इस बार के फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया उधम सिंह फिल्म के लिए विक्की कौशल को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया मिमी फिल्म के लिए कृति सेनन को। तो ये जो 4 अवार्ड्स मेन अवार्ड्स हैं ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बेस्ट फिल्म बनी है शेरशाह और इसी फिल्म को सबसे ज़्यादा पुरस्कार भी मिले हैं, टोटल 6 पुरस्कार। इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्टर बने हैं विक्की कौशल और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है कृति सेनन। मनसुख मांडविया, जो कि आप जानते हैं भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में बिहार के किस शहर में फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रक्सौल। तो बिहार के रक्सौल में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। अभी तक क्या होता था, नेपाल से जो फूड सैंपल्स लाए जाते थे उनको कोलकाता भेजा जाता था, लेकिन अब रक्सौल में ही बना दिया गया है, तो अब यहीं पर फूड सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय है वनली वन अर्थ, वनली वन अर्थ। और दोस्तों आपको बता दूं कि हर बार विश्व पर्यावरण दिवस का एक मेजबान कंट्री भी होता है। इस बार वो कंट्री था स्वीडन। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा था? स्वीडन। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का मेजबान देश कौन सा रहा? ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया, ये कंट्री है स्वीडन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि जून 2022 के फर्स्ट वीक में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। सबसे पहले है 1 जून। तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। इस बार का विषय है डेयरी नेट जीरो, यानी कि जो डेयरी सेक्टर है उसको नेट जीरो बनाना है। फिर इसके बाद 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे। आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड बाइसिकल डे है ये सबसे पहली बार सन 2018 में मनाया गया था। फिर इसके बाद 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है वनली वन अर्थ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद 6 जून को मनाया गया रूसी भाषा दिवस, यानी कि रशियन लैंग्वेज डे। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिवस मनाया जाता है। तो उसी तरीके से रूसी भाषा दिवस 6 जून को होता है। फिर इसके बाद 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो फूड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस होता है हर साल 7 जून को। इस बार का विषय है सेफर फूड बेटर हेल्थ, यानी कि सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने हाल ही में 94वां स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 का खिताब जीता है? तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जो प्रतियोगिता है ये हर साल अमेरिका के अंदर आयोजित की जाती है। इसमें छात्रों को सही स्पेलिंग बतानी पड़ती है। तो इस बार का ये जो खिताब है इसको जीता है एक भारतीय अमेरिकी छात्र ने, जिसका नाम है हरिनी लोगन। ये 14 वर्षीय छात्रा हैं जिन्होंने यहाँ पर 94वां स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, यानी कि BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी कि जो BCAS है ये भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ही एक कार्यालय है। तो इसके
महानिदेशक के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है जुल्फिकार हसन को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित ग्लोब शेक 2022 फोरम में हिस्सा लिया? तो ग्लोब शेक 2022 फोरम का हाल ही में आयोजन किया गया था ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस ग्लोब शेक 2022 फोरम में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। हाल ही में किसने सभी ऋण संबंधी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सभी ऋण संबंधी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, इसमें पहली बार किसी महिला को एमडी और सीईओ बनाया गया है और इनका नाम है ए मणिमेखलाई। ए मणिमेखलाई जो है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ बन गई है। इसी तरीके से हाल ही में एक अन्य बैंक में एमडी और सीईओ को अपॉइंट किया गया है। ये बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये भी एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है और इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है स्वरूप कुमार शाह को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस देश ने अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को सेंजोउ 14 अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा है? तो हाल ही में चीन ने शेंजोउ 14 मिशन भेजा है, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि चीन जो है ये इस साल के अंत तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है और इस स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तियांगोंग स्पेस स्टेशन। अगर आपने स्पेस करंट अफेयर्स की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा तियांगोंग स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है चाइना, और इसी के हिस्से के रूप में हाल ही में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। तो उम्मीद है कि इस साल के एंड तक तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस देश के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया? तो खान क्वेस्ट 2022 जो एक्सरसाइज हुई है ये एक मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, जिसमें 16 कंट्रीज की जो आर्मी है उन्होंने हिस्सा लिया है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश ने इसको आयोजित किया है? तो इसको आयोजित किया है मंगोलिया देश ने, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया। सो यहाँ पर आंसर होगा मंगोलिया। भारतीय वायुसेना के द्वारा IAF हेरिटेज सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना के इतिहास पर एक विरासत केंद्र यानी कि हेरिटेज सेंटर स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ शहर में, और इसी के लिए हाल ही में चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो भारतीय वायुसेना का IAF हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनेगा? चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इसका नया महानिदेशक किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नए महानिदेशक बन गए हैं राजेश गेरा। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 30 मई से लेकर के 7 जून 2022 तक किस देश का दौरा किया? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू ये हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर गए थे। इनमें से पहला है गैबोन, दूसरा है सेनेगल और तीसरा है कतर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। और इन तीनों ही कंट्रीज के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति की ये पहली यात्रा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल है 22वें आईफा अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? और दूसरा सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय यानी कि थीम क्या है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। सो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 जून यानी कि जून महीने के फर्स्ट वीक में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस ऐसे भी आगे भी मिलते रहेंगे। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।